Back to my channel Topper Stop. In this video we will discuss two things of our modern India. First, पर्सनैलिटी रिलेटेड करंट अफेयर जो कि हमने अपने जो आगे ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ी थी, रंपर रेबिलियन पढ़ा था, उससे रिलेटेड पर्सन जो है वो अप्रैल में भी न्यूज़ के अंदर थे, अलूरी सीताराम राजू, और अभी 2 दिन से भी वो द हिंदू में आ रहे थे। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हो गई है इन पर्सन की। और उसके बाद रंपा रेबिलियन को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये आपके मॉडर्न इंडिया को स्टैटिक से करंट से रिलेट करके पढ़ता है। और अगर ऐसा मीन्स में रिलेटेड क्वेश्चन आपका ट्राइबल मूवमेंट में आ जाता है और इनका जिक्र पूछा जाता है तो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आंसर राइटिंग जो है वो मैंने पोस्ट करनी शुरू कर दी है। कल जो है वो बेसिक डॉक्ट्राइन से शुरू हो गया था। आज जो है वो अगेन मैं मॉडर्न इंडिया का एक क्वेश्चन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड वहाँ पे डालूंगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बेसिकली अलूरी सीताराम राजू जो थे वो कौन थे? तो वो एक इंडियन रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के लिए जो है कैंपेन शुरू कर दिया था। एक आर्म्ड कैंपेन इन्होंने किया था, क्योंकि यहाँ पे भी डिवीज़न आ जाते हैं कि वॉयलेंट फॉर्म था या नॉन वॉयलेंट फॉर्म था। तो उन्होंने एक वॉयलेंट फॉर्म में जो है वो आर्म्ड रेबिलियन शुरू किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ये जो थे ये अपनी 18 ईयर की एज में ही एक मोंक बन चुके थे, बट ड्यू टू एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश इंडिया तो ये जो है अपने मोंकहुड को थोड़ा सा इन्होंने साइड करके जो है वो आर्म्स के ऊपर ये गए और फिर इन्होंने रेबिलियन को शुरू किया। ये बेसिकली मॉडर्न डे प्रेजेंट जो आंध्र प्रदेश है उसमें इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने 1882 का जो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट था उसके अगेंस्ट में एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज को शुरू कर दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में था, तो आंध्र प्रदेश के एरिया में था। सेकंड, 1882 के मद्रास फॉरेस्ट एक्ट की वजह से इन्होंने रेबिलियन में अपना फर्स्ट स्टेप रखा था। उसके बाद बेसिकली क्या था कि 1882 का जो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ था उसमें जो आदिवासी थे, मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, उनकी फ्री मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था उनके फॉरेस्ट हैबिटेट में। और उसी टाइम जो है वहाँ पे एक प्रैक्टिस की जाती थी जो वहाँ की ट्रेडिशनल फॉर्म था, दैट इज़ कॉल्ड पोडू। पोडू क्या था? बेसिकली एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो मतलब थी उसको नाम पोडू दिया गया था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये आपका जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कई बार आपसे स्टेट पीसेस में नाम पूछ ले जाते हैं और ये अभी न्यूज़ के अंदर भी है। तो आप ऐसे इसको इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हैं। उसके साथ देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डिसकंटेंट था ब्रिटिश के अगेंस्ट वो रंपा रेबिलियन या फिर मन्यम रेबिलियन के जो था नाम दिया गया था। इसको 1922 के अंदर हुआ था ये। और इसमें जो राजा सीताराम राजू है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। इन्हीं की वजह से जो है मतलब देखिए कि इनको जो है वो मन्यम विरुदू के नाम से जाना जाता था। और ये इतने एक्टिव लीडर थे यहाँ पे कि इस रेबिलियन को भी मन्यम रेबिलियन के नाम से दे दिया गया था। तो अगर आपसे रंपा रेबिलियन ना पूछ के मन्यम रेबिलियन पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सेम ही रेबिलियन है, ठीक है। मन्यम विरुदू का मतलब होता था हीरो ऑफ द जंगल, जो कि जो लोकल विलेजर्स थे वहाँ पे उन्होंने उनको नाम दिया था ड्यू टू देयर हीरोइक एक्शंस, ठीक है। 1924 में जो है ये पकड़े गए थे, पुलिस कस्टडी में चले गए थे और इनको जो है वो एक पेड़ से बांध के टाइड टू अ ट्री और फिर उनको जो है वो पब्लिकली शॉट कर दिया गया था, जिससे कि जो रंपा रेबिलियन था या फिर जो मन्यम रेबिलियन था उसका एंड हो गया था। तो इसमें अब जो है हम थोड़ा सा इसी चीज़ को डिटेल में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि मेंस पर्सपेक्टिव से अगर हमें ये चीज़ देखनी है तो देखिए बेसिकली क्या था कि ब्रिटिश कॉलोनियल जो रूल था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेबिलियन हुआ था ये किसके बैकड्रॉप पे हुआ था? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बैकड्रॉप में ये हुआ था। हालांकि ये वायलेंट था बट स्टिल जो एक इंस्पिरेशन थी वो वहाँ से थी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश जो थे जब वो एक्सप्लॉइट करने आ गए थे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, तो फिर जो है सीताराम राजू का ये एक एम बन गया था कि उनको ब्रिटिशर्स को एक्सपेल करना है ईस्टर्न घाट से। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, मान लीजिए आपको आंध्र प्रदेश का एरिया ना दे के ईस्टर्न घाट्स दे दिया जाए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने जो कैंपेन्स किए थे वो गुरिल्ला कैंपेन्स थे, ये भी आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। और मीन्स में तो आप इसको पूरा लिखेंगे, मतलब कि आप इसको ओरिजिन लिख के रंपा रेबिलियन का और फिर इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो शायद मैं आज शाम तक या कल मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी।
डालूंगी तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या है, उन्होंने बेसिकली बहुत सारी रेड्स जो है वो लोकल पुलिस स्टेशंस पे की थी। क्यों रेड्स की थी ये भी रीज़न आपको पता होना चाहिए, ये आपका प्री में भी पूछा जा सकता है पॉइंट्स। बेसिकली क्या था कि जो ट्राइबल्स थे उनके पास हथियार तो होते नहीं थे, इक्विप्ड नहीं थे वो कि वो ब्रिटिश फोर्सेस से लड़ाई कर सके। इस वजह से वो लोकल पुलिस स्टेशन पे जाया करते थे और वहाँ से उनके जो आर्म्स होते थे वो लूट लिया करते थे। बट वो यहाँ पे एक एथिक्स मेंटेन करते थे और वो क्या करते थे कि जब वो लूट के ले जाते थे वहाँ के हथियार को और आर्म्स को, तो वहाँ पे एक लेटर छोड़ के जाते थे और उस लेटर में लिखा होता था कि उन्होंने जो है रेड की डिटेल्स क्या है, कौन कौन से आर्म्स जो हैं वो उन्होंने यहाँ से लूटे हैं, और उसी के साथ जो है वो एक उनको चैलेंज भी देते थे कि अगर वो उनको रोक सके तो रोक ले। तो इस तरीके का उनका पर्सनैलिटी था। उसके बाद देखिए ये भी था कि 1882 का मद्रास फॉरेस्ट एक्ट, अब ये तो हुआ उसके साथ अब ये तो नहीं है ना कि एक जो नॉर्मल ट्राइबल्स है जिनके पास कोई पावर नहीं है, तो वो अगर खाली रेबिलियन में खड़े होंगे तो वो कितना ही कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ एक मेजर कम्युनिटी जो थोड़े पावरफुल पर्सन होते हैं उनकी भी हेल्प चाहिए होती है। हमने देखा हर बार फ्रीडम स्ट्रगल में कि जो इन्फ्लुएंशियल क्लासेस थी वो भी आके ज्वाइन कर गई थी। तो यहाँ पे भी आपको उसी तरीके से एक चीज़ पता होनी चाहिए बेसिकली कि जब ये 1882 का मद्रास फॉरेस्ट एक्ट हुआ, ये वही है बेसिकली कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ये आपको मैंने मेंस पर्सपेक्टिव से डाला है। तो यहाँ पे आपको एक बात पता चलनी चाहिए और ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि जो वो एरिया था वहाँ पे एक मुतदर्स के नाम से जो है वो एक ट्रेडिशनली हेरिडिटरी रोल प्ले करते थे कुछ लोग, ठीक है। अथॉरिटीज़ ने ये जो मुतदर्स थे इनके भी हेरिडिटरी रोल को यहाँ पे ख़त्म कर दिया। बेसिकली ये जो मुतदर्स होते थे ये डिफैक्टो रूलर्स होते थे हिल्स के। ये क्या करते थे कि जो प्लेन्स में, मतलब ये तो हिली एरिया में रह रहे हैं, प्लेन्स में जो राजा रहते थे ये उनके लिए यहाँ पे हिल एरियाज़ में टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनको सिर्फ सिविल सर्वेंट का रोल दे दिया और उनकी जो ओवर आर्चिंग पावर्स थी वो सारी छीन ली उनसे। उनको अब अपनी मर्जी से टैक्स कलेक्ट करने की परमिशन नहीं थी, ना ही वो अपनी पोजीशन को इनहेरिट कर सकते थे। तो मुतदर्स क्या है ये टर्म आपको अच्छे से पता होना चाहिए यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने में। और उसी के साथ जो कल्टिवेटर्स या फिर जो टैक्स कलेक्टर्स होते थे वो एकदम से जो एक दूसरे को हमेशा अपोज करते थे। मतलब क्या होता था कि ये जो कल्टिवेटर्स थे, ये मुतदर्स थे, ये एक दूसरे से इनकी बनती नहीं थी। बट जब उन्होंने देखा कि हमको तो दोनों को ही एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो वो यूनाइटेड हो गए अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब रोल ऑफ एलूरी यहाँ पे क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के को यूज़ करके उसके एस्पेक्ट्स को अडॉप्ट करके जो है इन्होंने टेम्परेंस को प्रमोट किया। जो कॉलोनियल कोर्ट्स थे उनको भी बाइकआउट करना शुरू कर दिया। लोकल जस्टिस के ऊपर ये अपना डिपेंडेंसी दिखाने लगे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स को नहीं मानेंगे, हम अपना लोकल जस्टिस खुद देंगे। पंचायत कोर्ट्स जो थे वो यहाँ पे एडमिनिस्टर करने लग गई थी चीज़ों को, जिसमें कि पीपल का सपोर्ट भी उनको मिला, ठीक है। अब 1922 में जब मतलब कि ये जो चीज़ें हैं धीरे धीरे फेड आउट होने लगी, पर क्या हुआ कि जो प्लेन एरियाज थे उसमें ये बात पहुंच गई थी कि अब जो हिली एरिया के जो लोग हैं वो भी चेंज डिज़ायर करते हैं। तो जिससे कि यहाँ पे मूवमेंट जो है वो थोड़ी और स्पीड से बढ़ गई थी, ठीक है। तो ये आपका मेंस और प्री दोनों पर्सपेक्टिव से हुआ क्वेश्चन, मैं ज़रूर वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे डालूंगी तो आप उसको देखिएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था ये मैंने परसों देखा था, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मनसबदारी सिस्टम जो मुगल इंडिया का था उससे रिलेटेड स्टेटमेंट थी। फर्स्ट स्टेटमेंट थी यहाँ पे कि मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर। सेकंड, अनलाइक मुक्तीज most mansabdar did not actually reside in or administer their jagirs. and third statement was mansabdar has no military responsibility. तो ये आपके सामने तीनों स्टेटमेंट थी और ऑप्शंस थे आपके सामने A1 and 2, B1 and 3, C2 and 3 and D1 to 3। तो एक बार इसे आपने अटैम्प्ट किया था, नहीं किया था, बच्चों के नहीं आए थे इसमें कमेंट, तो A ऑप्शन जो था वो इसका सही था। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेसिकली क्या था कि जो मुगल एम्पायर था वो डिफरेंट रीजन्स में एक्सपेंडेड था, जिसमें कि डाइवर्स बॉडीज़ ऑफ पीपल को वो रिक्रूट करते थे। तो एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो मुगल्स थे उनकी आर्मी में ईरानियंस, इंडियन, मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठा, अदर ग्रुप सारे इंक्लूड रहते थे। वो एक बेसिकली मुस्लिम पॉपुलेशन को रिक्रूट नहीं करते थे। उसी के साथ जो कि मुगल सर्विसेज में एनरोल होते थे उनको मनसबदार का जो है वो टाइटल दिया जाता था। तो यहाँ पे मनसबदार का क्या मतलब कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो एक मनसब होल्ड करता है, मतलब कि एक पोजीशन करता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मनसब का क्या मीनिंग है, डेट इज पोजीशन और रैंक, ठीक है। उसके बाद देखिए मनसबदार जो थे वो
उनको जो सैलरीज मिलती थी वो एज अ रेवेन्यू असाइनमेंट्स मिलती थी, और ये जो रेवेन्यू असाइनमेंट्स उनको दिए जाते थे एज अ सैलरी, उनको जागीर्स कहा जाता था, ठीक है, जो कि एक इक्तास हुआ करते थे दिल्ली सुल्तानेट के टाइम में। इक्ता सिस्टम किसने शुरू किया था, ये आपको ज़रूर पता होगा, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इक्ता सिस्टम किसने शुरू किया था। तो ये इक्ता से मिलता जुलता था जागीर, ये आपका प्री का नेक्स्ट पॉइंट हो गया। उसी के साथ देखिए, बट क्या है कि मुक्तीस जो थे, बट अनलाइक मुक्ति जो कि इक्ता सिस्टम में होते थे, मनसबदार जो थे वो अपने जागीर्स होती थी उसको एक्चुअली एडमिनिस्टर नहीं कर सकते थे, या फिर उस एरिया में नहीं रह सकते थे। यहाँ पे रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट जो का राइट जो था वो उनके सर्वेंट्स को जाता था कि वो कलेक्ट करके और फिर जो मनसबदार थे उनको दे दिए जाते थे। और यहाँ पे जो रैंक और सैलरी डिसाइड की जाती थी मनसबदार की, उनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू से डिटरमाइन किया जाता था, जिसको कि जात कहते थे, ठीक है। जितनी ज़्यादा जात होती थी उतना ज़्यादा एक नोबल की पोजीशन होती थी कोर्ट में, उतनी प्रेस्टिजियस होती थी, ठीक है। उसके बाद मनसबदार जो थे उनको मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती थी कि उनको कुछ ना कुछ अमाउंट, मतलब कि एक मिनिमम नंबर ऑफ सवार या फिर कैवलरी मैन, मतलब कि जो घोड़े होते थे वो मेंटेन करने होते थे आगे लड़ाइयों में जाने के लिए। तो और उसी के साथ जो मनसबदार जो थे वो मतलब अपने जो कैवलरी मैन थे उनको लाते थे, रिव्यू कराते थे, रजिस्टर कराते थे, अपने हॉर्सेस को ब्रांड कराते थे, और फिर उसके बाद जो है वो एज अ सैलरी उनको मनी भी देते थे। तो इसी के साथ जो है आज हम मॉडर्न इंडिया की इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।